नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, नवीनतम समसामयिकी की इस कक्षा में अपन आज अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे और इनसे संबंधित जितने भी तथ्य होंगे उनको मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। तो साथियों, शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? यानी विश्व एथलेटिक्स दिवस हाल ही में मनाया गया, कब मनाया गया आपको बताना है। तो मित्रों, इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा 7 मई को। कौन सा? 7 मई को। एक चीज़ ध्यान दे ले, यह मतलब सदैव 7 मई को नहीं मनाया जाता, लेकिन अब की बार 7 मई को मनाया गया है। ठीक है, इस बात को भी आप पूरी तरह से समझ ले। यानी हर साल ये 7 मई को नहीं मनाया जाता, और इसको मनाने वाली जो संस्था है वो है IAAF, है ना, मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, ये इसकी संस्था और ये मनाती है, और लगभग ये मई माह में मनाया जाता है। तो अब की बार ये 7 मई को मनाया गया, तो ये आप लोगों को जानकारी इसके बारे में रखनी है। तो साथियों, जैसे ही अपन लोग इससे संबंधित बात करेंगे, और है ना, ये जो IAAF है, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1912 में स्थापित संस्था है ना। इसकी जो मतलब इसका जो मुख्यालय है वो है मुनको, है ना, मुनेको इसका क्या है? मुख्यालय है। और प्रथम बार इसे मनाया गया था 1996 ईस्वी में। कब? 1996 ईस्वी में। तो ध्यान देना, ये जो प्रथम बार दिवस कौन सा मनाया गया, ये मैंने बता दिया, एथलेटिक्स दिवस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इससे संबंधित अपने और तथ्य की, कि ये जो अलग और भी हमारे पास तारीखें हैं, तो इन तारीखों के बारे में भी अपन विचार करते हैं कि किस तारीख को कौन सा जो मनाया जाता है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना साथियों, कि हम सबसे पहले मैंने आपको बताया पूरे महीने के सबसे पहले 1 तारीख हमने पढ़ी थी। तो 1 तारीख को हमारा जो दिवस था वो कौन सा था? श्रम दिवस था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस से। और दूसरा हमने बात की थी कि वर्ल्ड, है ना, ट्यूना डे था, है ना, 2 मई को। और 3 मई को हमने बात की थी प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कौन सा? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और उसके बाद हमने बात की थी कौन सी? 4 मई को। तो 4 मई को हमने जो दिन बताया था मित्रों, हमने याद कर लिया इसको भी, अग्नि, है ना, अग्निशमन दिवस है। और 5 मई को हमने वो दिन याद किया, तो वो कौन सा था? अस्थमा दिवस है ना। और 6 मई को कोई याद नहीं किया। 7 मई को हमारा फिर आ गया ये ना, वर्ल्ड एथलेटिक दिवस। तो ये ध्यान रख लेना, एक साथ इनको याद करेंगे हम लगातार। कि अब अगला प्रश्न देखो, कि हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B, है ना, 5B, ध्यान देना, हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यानी इस देश का नाम बताना है। तो ऐसा देश है चीन, है ना। चीन ने ये क्या किया है? एक अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। साथियों, मैंने आप लोगों को बताया कि चीन कोविड-19 से फ्री हो गया है, तो अब वो अपनी, है ना, वापस लग गया अपने सभी अभियानों में। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो मित्रों, ये जो मैंने आप लोगों को चीन बताया, तो चीन के बारे में आपको काफ़ी सारी बातें बताई गई है। और ये जो लॉन्च किया गया है, ये चीन का प्रांत है जिसका नाम है हेनान प्रांत में, है ना, हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप पर इसे लॉन्च किया गया है। और ये भी ध्यान रख लेना, चीन से संबंधित काफ़ी बातें हम लोग हर रोज़ पढ़ते हैं, तो उनमें के योजना हमने पढ़ रखी है। एशियन यूथ गेम्स, है ना, एशियन यूथ गेम्स है, वो कहाँ पर होंगे? वह भी चीन में होंगे। कब? 2021 को। और कई बातें हमने और भी कर रखी है इनके बारे में, कि एशियन गेम्स 2022 भी वहीं होंगे, एशियन यूथ गेम्स भी 2021 में, है ना, चीन में होंगे। और हमने ये भी बात की है, विंटर ओलंपिक्स भी कहाँ पर होगी? 2022 से चीन में होगी, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि चीन ने अपनी नई डिजिटल करेंसी बनाई है ना, तो वो भी आप लोग ध्यान रखना, नाम उसका है DCEP। अब मित्रों, प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं, कि हाल ही में वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान एवं युवा प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार का नाम है युवा कैरियर पुरस्कार, किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में 2020 के लिए नैनो विज्ञान एवं युवा प्रौद्योगिकी के लिए ये पुरस्कार है, युवा कैरियर पुरस्कार, किसे प्रदान किया गया है? तो इनमें से हमें किसी एक नाम को चुनना है, जो उत्तर इसका सही होगा।
तो मित्रों ये 2 नंबर विकल्प हमारा सही है, सौरभ लोढ़ा। कौन है? सौरभ लोढ़ा। तो इसको याद कर लेना, ये IIT बॉम्बे से हैं, IIT बॉम्बे से, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, इन्हें चुना गया। क्या कौन से पुरस्कार के लिए? युवा कैरियर पुरस्कार के लिए। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति, संसद की एक समिति है, इस समिति का नाम क्या है? लोक लेखा समिति। समिति का नाम है लोक लेखा समिति संसद की। और अब यहाँ पूछा गया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ध्यान देना, यानी PSC है ना, ये जो लोक लेखा समिति है, इस समिति का अध्यक्ष होता है, हमेशा ही ध्यान देना, यानी लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। और इस समय लोकसभा में विपक्ष का नेता आप सब लोग जानते होंगे, अधीर रंजन चौधरी है ना, अधीर रंजन चौधरी। तो ये इसका उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, इसका उत्तर होगा अधीर रंजन चौधरी है। ये फिलहाल कांग्रेस से विपक्ष के है ना, कांग्रेस के नेता है, और जो लोकसभा के क्या है? विपक्ष के नेता। तो ये क्या है? ये लोक लेखा समिति के क्या अध्यक्ष है। और लोक लेखा समिति के बारे में आप लोग जानते होंगे ना, अंग्रेजी में ये नाम आप लोग देख रहे हो, पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट पब्लिक कमेटी इसे कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं? भारत सरकार के खर्च जितने भी होते हैं उनकी जांच करती है कि कहाँ कहाँ पर क्या खर्च हुआ है, ठीक है। अब मित्रों अपन बात करते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। इन सब लोगों को तो आप जानते हो, कपिल सिब्बल कांग्रेस से है ही, राहुल गांधी भी कांग्रेस के आप लोग जानते ही होंगे, और प्रहलाद जोशी तो हमारे पर्यटन मंत्री है, तो हम वो भी जानते हैं। अब अपन बात करते हैं मित्रों अपने प्रश्न नंबर 5 की कि हाल ही में मुस्तफा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? मुस्तफा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपको याद रखना है, ईरान, इराक, कतर और सऊदी अरब, 4 विकल्प है आपके पास। तो सबसे पहले इसका उत्तर आएगा 1 नंबर विकल्प हमारा इराक। कौन सा हो जाएगा? इराक, यानी इराक देश के नए प्रधानमंत्री है वो नियुक्त हुए। कौन? मुस्तफा अल कदीमी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। इराक की राजधानी आप सब लोग जानते हो बगदाद है ना, बगदाद। दजला व फरात नदियां आपने सुनी होगी, प्राचीन सभ्यता की, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब इराक की बात आई है तो इराक की जो मुद्रा है वो कौन सी है? दिनार है। कौन सी है? दिनार है। इराक की बात कर रहा हूँ ना कि ईरान की। और प्रधानमंत्री के बारे में आपने जान लिया है, मुस्तफा अल कदीमी, मुस्तफा अल कदीमी है। तो ये इसका विकल्प का उत्तर हो गया इराक। अब मित्रों अपन आगे बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर 6 में कि हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? यानी किस मंत्रालय ने ऐसा काम किया, या कोई संगठन हो सकता है ना, कोई संस्था हो सकती है, कौन से किसने ऐसा काम किया? तो सबसे पहले विकल्प है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसके बाद नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। तो मित्रों ये काम करने वाला ये नीति आयोग ने है ना, ये सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया। ये अभियान क्या है? यानी बुजुर्गों, जो बुजुर्ग व्यक्ति है ना, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनकी देखभाल रखने के लिए अभियान शुरू किया गया। आपको पता होगा कोविड-19 का असर 10 साल से कम बच्चों पर अधिक है ना, और बुजुर्ग लोग हैं जो 60 या 65 से अधिक है उनके लिए रहता है। तो इस वजह से उनको सुरक्षित रखने के लिए ये अभियान है, ये शुरू किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, ऐसा अभियान शुरू किसने किया है? नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। अब बात नीति आयोग की आती है, तो मित्रों ये नीति आयोग में ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति है ना। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और अगर अपन बात करें मित्रों नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो हो जाएगी 1 जनवरी 2015। और उधर भी आप लोग याद कर लेना कि इनकी जो स्थापना कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुई। और आप लोगों को पता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष होते हैं PM। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री अब कौन है? आप सब लोग जानते हो, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। और एक चीज और याद करना, आप नीति आयोग से प्रश्न आता है तो ये पूछा जाता है कि इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष तो आप सब लोग जानते होंगे, राजीव कुमार को है ना, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, राजीव
कुमार। अब इससे अगला प्रश्न बनता है, तो ये बनता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? सीईओ, नीति आयोग के कौन? सीईओ ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो कौन है? आप सब लोग जानते हो, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत, ठीक है। और अब देखो कांत से नाम आया तो शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर है, ध्यान देना। और ये अमिताभ कांत नीति आयोग के क्या है? सीईओ है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आ ही जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 7, हाल ही में विजय पंत, हाल ही में, ध्यान देना भाई, विजयंत है, नाम क्या है? विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। मतलब बात ये पूछी गई है कि ये एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ द कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? लेखक बताना है हमें इस पुस्तक के। तो साथियों, विजयंत एक बहुत ही बड़ा हमारा है ना पूर्व सैनिक था, जो क्या हो गया? शहीद हो गया मित्रों। तो इस है ना कारगिल में, तो ये थोड़ा ध्यान देना कि इस विजयंत है ना, विजयंत, इस विजयंत के नाम से ये एक पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक के लेखक की बात की जाएगी तो एक तो नेहा द्विवेदी है और एक है वीएन थापर है, ठीक है। ये वीएन जो थापर है, ये इस विजयंत थापर के क्या है? पिता है। वीएन थापर इस विजयंत थापर के क्या है? पिता है। तो ये भी ध्यान रख लेना, इन दोनों ने मिलकर, नेहा द्विवेदी और वीएन थापर ने मिलकर के ये काम किया है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त दोनों। क्या होगा भाई? उपयुक्त दोनों। उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मित्रों अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की, प्रश्न नंबर अपना 8वें प्रश्न की अपन चर्चा करेंगे। तो हमें ये पढ़ना होगा कि हाल ही में, प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना लॉन्च की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना लॉन्च की है? साथियों, इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला राज्य है त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। और त्रिपुरा तो आप सब लोग जानते होंगे, त्रिपुरा की राजधानी तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, कौन सी है? अगरतला है। और ये भी आप लोग जानते होंगे कि ये जो त्रिपुरा है, यहाँ की सीएम कौन है? सीएम विप्लव कुमार, विप्लव है ना, विप्लव कुमार, ठीक है। ये हमने पहले भी चर्चा इसकी कर चुके हैं। तो विप्लव कुमार हो गए। और अगर अपन बात करें मित्रों किसकी, कि ये जो मुख्यमंत्री योगा योग योजना है क्या, आखिर ये है क्या? तो ये एक ऐसी योजना है साथियों, ये त्रिपुरा राज्य है वहाँ के, यानी कि फाइनल कक्षा में जो पढ़ रहे हैं, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो फाइनल कक्षा में है, तो उन लोगों के लिए क्या मुहैया कराया जाएगा? 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये दिए जाएंगे उनको। और ये रुपए किसके लिए? स्मार्टफोन देने के लिए। किसके लिए? स्मार्टफोन लाकर देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। कितनी अच्छी योजना है ना, हमारी सरकार ऐसा करेगी क्या? तो कहने का तात्पर्य ये क्यों दिया गया, देखो वास्तव में ये जिन लोगों के पास नहीं है उनको ज़रूरत होती है। और विशेषकर अब ये कोविड-19 के वजह से ही है ना, सब कुछ है ना, लाइफस्टाइल थोड़ा बदलेगा भी, तो पढ़ाई भी है ना एक तरीके से बदल रही है, धीरे धीरे डिजिटल हो रही है, उसी का हम एक क्या है, हिस्सा है। तो यानी कि वहाँ के विद्यार्थी अब ऑनलाइन स्टडी करेंगे, इस वजह से ये 5,000 रुपये दिए जाएंगे मुख्यमंत्री के द्वारा, विप्लव कुमार के द्वारा, है ना। वहाँ के मैंने आपको बताया फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार की सुविधा दी गई है। तो बहुत ज़बरदस्त स्कीम है साथियों, ठीक है। अब अपन अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, जिसकी भी अपन अब चर्चा करने वाले हैं। तो प्रश्न अपना कौन सा है? प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 2.50 मिलियन मीट्रिक टन, हाल ही में किस, ध्यान देना भाई, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को, मतलब किसी देश का ना उत्तर आने वाला है कि मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, यानी ये वो दवा है जो आपने है ना, हमने पहले भी बात कर दिया है, मलेरिया के लिए ज़बरदस्त दवा है और इसका प्रयोग कोरोना मरीजों के ऊपर किया जाने लगा था। आपको पता ही है, उनको देने से कुछ राहत मिलती थी और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी। तो कहने का मतलब ये दवा बड़ी चर्चा में रही वैश्विक दृष्टि से, है ना। इस दवा ने हमारा
कद थोड़ा ऊपर किया है ना, तो ये भी थोड़ा ध्यान देना। और कई देशों ने इसकी मांग भी की है ना, उनमें अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी शामिल थे, और अन्य देशों को भी भारत ने क्या है ये दवा मुहैया करवाई, भारत ने पहुंचाई। और कल है ना, कल ही प्रधानमंत्री ने लाइव है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो आपको याद होगा उसमें कहा था कि हम है ना बुद्ध की नीति से चल रहे हैं, है ना, पूरे विश्व को अपना क्या मानते हैं, परिवार मानते हैं, और पूरे विश्व को हम क्या कर रहे हैं, पूरे विश्व का सहयोग कर रहे हैं, हर संभव सहयोग कर रहे हैं, जिस देश को हम जितना कुछ दे सकते हैं वो दे रहे हैं। तो ये काम मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये भारत ने किसको दिया है, इसका उत्तर तो अभी हमारा बाकी है। तो मित्रों, मेक्सिको को, किसको, मेक्सिको को ये 2.50 मिलियन मीट्रिक टन दवा भेजी है ना। आपको याद होगा मेक्सिको की अगर अपन बात करें राजधानी तो मेक्सिकन सिटी हो जाएगी मित्रों, है ना। और यहाँ के अगर अपन बात करें प्रधानमंत्री की तो एम लेवेज ओब्राडोर यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री है। और अब मैं आपको बता देता हूँ मित्रों, आपको याद होगा भारत ने ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा है ना, ये कई देशों को भेज दी। इससे पहले मालदीव को 6.2 टन भेजी थी, अमेरिका को भी भेज दी, बांग्लादेश को, नेपाल को, ब्राज़ील को, इन देशों में ये दवा भारत ने भेज दी है। कहने का मतलब भारत एक तरीके से देखें तो मेक इन इंडिया का जो अभियान है वो लगभग कारगर सिद्ध हो रहा है। अब अपन बात करते हैं साथियों अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है इस पोर्टल का नाम है गरुण। पोर्टल का नाम क्या है, गरुण नाम है। और ये नया पोर्टल है ना क्यों लॉन्च किया गया है, इसके तहत एक है ना, ये एक तरीके से जनता के लिए तो काम की बात नहीं है, प्रशासनिक ढांचे का स्वरूप ही है कि जैसे यहाँ पर क्या किया जाता है, ड्रोन उड़ाना है ना, आजकल निगरानी के लिए ड्रोन उड़ाए जाते हैं, तो उन ड्रोन उड़ाने की इजाज़त लेनी पड़ती है ना हर एक तरीके से। तो वो इजाज़त लेने के लिए ये पोर्टल है नागरिक उड्डयन मंत्रालय का। तो अब एक चीज़ आप बता सकते हो क्या मित्रों कि नागरिक उड्डयन मंत्री, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। मैंने आप लोगों को पहले से ही बता रखा है क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल हमने आरंभिक कक्षाओं में पढ़ा था। अगर किसी अभ्यर्थी का नहीं पढ़ा हुआ है तो प्ले लिस्ट में जाकर के शुरुआत में मोदी कैबिनेट देख सकते हैं, 2 छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है। और ये भी ध्यान दें, अब हम नागरिक उड्डयन मंत्री की बात कर रहे हैं हरदीप सिंह पुरी, वो क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्री है, ठीक है, राज्य मंत्री का प्रभार है इनके पास, तो वो आप ध्यान रख लेना। और अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब आपके लिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, आजकल कुछ कम ही लोग उत्तर दे रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि ये एक बार लिख देते हो, आप पूरा ज़्यादा विवरण नहीं लिखो तो कम से कम है ना इस प्रश्न का उत्तर तो जरूर लिखा करो, और विस्तार से लिख देते हो तो और भी अच्छी बात है ना। और कल के प्रश्न का उत्तर कई विद्यार्थियों ने मोस्टली बहुत ज़बरदस्त दिया। तो अगर आप इस प्रकार तैयारी करते रहोगे तो मुझे लगता है सफलता जल्दी ही मिल जाएगी। अब देखो आज का प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने धनवंतरी योजना की शुरुआत की। बहुत छोटा सा प्रश्न है, आपको याद आपको ये क्या करना है, इसका उत्तर देना है कि किस राज्य ने धनवंतरी योजना की शुरुआत की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। और जिस राज्य से ये संबंधित हो जाए उसके बारे में विस्तार से लिख डालना। अगर विस्तार से नहीं लिख पाते हो तो मुख्य बात लिख देना। अगर वो भी नहीं लिख पाते हो तो उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि एक बार आप जो चीज़ लिख देते हो वो कभी भूलते नहीं हो। और साथियों मैं आपको एक बार पुनः कह रहा हूँ कि आप सुबह उठते ही आपके लिए एक टारगेट फिक्स करें, एक क्या करें, छोटा सा जो भी हो जितना भी हो है ना, आपके लिए एक टारगेट फिक्स करें और उस टारगेट के लिए पूरे दिन है ना उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा दिन खपा दें। कहने का मेरा तात्पर्य है कि उस टारगेट के ऊपर कार्य करना शुरू कर दें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। टारगेट आप बना लेते हो बड़ा सा लेकिन उस पर कार्य नहीं करते हो तो रिजल्ट आपका 0 आने वाला है। लेकिन जब आपने टारगेट कोई भी छोटा सा भी फिक्स किया है उस पर कार्य करना शुरू कर दोगे तो आप वास्तव में हीरो बन जाओगे। तो ये बात ध्यान रखना, हमें 0 से क्या बनना है, हीरो बनना है ना। और इसी सिद्धांत से आपको तैयारी करनी है साथियों। आज की इस कक्षा को मैं यहीं पर क्या करूँगा, संपन्न करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।